यह कुछ सर्दियों पहले की बात है। लगभग 6 महीने पहले मेरा तलाक पूरा हो चुका था और कम से कम कहने के लिए मुझे एक नई शुरुआत की जरूरत थी। उस समय मेरी प्रेमिका राधिका ने सुझाव दिया कि हम कहीं शांत जगह की यात्रा करें, कुछ ऐसा जो उस अराजकता से अलग हो जिससे मैं गुजर रहा था। हमने न्यूयॉर्क राज्य के अंदरूनी इलाके में एक झील के किनारे किराए पर लेने के लिए एक घर पाया और मैंने ज्यादा सोचे बिना इसे 1 सप्ताह के लिए बुक कर लिया। वह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैं चाहता था। एक आधुनिक लेकिन आरामदायक घर, झील के किनारे स्थित, जंगलों से घिरा हुआ और किनारे के साथ कुछ अन्य संपत्तियां बिखरी हुई थीं। उनमें से अधिकांश खाली थीं, क्योंकि यह झील के किनारे रहने के लिए सही मौसम नहीं था। लेकिन मुझे यह अच्छा लगा। मैं वास्तव में सभ्यता से जितना संभव हो सके दूर रहना चाहता था। मालिक मौजूद नहीं था, लेकिन उसने हमें कुछ विस्तृत निर्देश दिए कि चाबियां कहाँ मिलेंगी और घर के बारे में कुछ जानकारी। वह सब कुछ जो आमतौर पर एयरबीएनबी के लिए मानक होता है। हम सुबह पहुंचे और जब हम पहुंचे तो सामने की सीढ़ियों पर एक छोटा सा पैकेज हमारा इंतजार कर रहा था। उस पर कोई प्रेषक पता नहीं था, सिर्फ हाथ से लिखा एक नोट था जिसमें लिखा था, अपनी यात्रा का आनंद लें, सुनिश्चित करें कि आप गर्म रहें। यह भाग थोड़ा प्यारा था, लेकिन पैकेज में एक और चीज थी, माचिस की एक छोटी डिब्बी। हमने सोचा कि यह कोई स्वागत उपहार होगा, एक अजीब लेकिन हानिरहित उपहार। राधिका हंसी और मजाक में कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोग हमेशा थोड़े अजीब होते हैं, और हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले 2 दिन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हम चाहते थे। बर्फ में लंबी सैर, चिमनी के पास गर्म पेय, पूर्ण शांति और सन्नाटा। ओह हाँ, मुझे शायद उल्लेख करना चाहिए कि जब से हम आए थे तब से लगातार बर्फ गिर रही थी। यह पूरी तरह बर्फीला तूफान नहीं था, क्योंकि हवा या धुंध बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी बर्फ थी कि परिदृश्य पूरी तरह से अछूता लग रहा था। यह परिपूर्ण था। मुझे लगता है कि यह घर की बनावट का थोड़ा विवरण देने का अच्छा समय है। मुख्य शयन कक्ष, जहां हम सोते थे, दूसरी मंजिल पर था। इसमें विशाल खिड़कियां थीं जो सीधे बिस्तर के सामने थीं और झील का दृश्य देती थीं। छत, या कम से कम खिड़कियां, बहुत पतली होनी चाहिए थीं, क्योंकि हम अंदर से बर्फ के टुकड़ों के गिरने की आवाज सुन सकते थे, जिससे माहौल खास बन जाता था। वहां एक स्काईलाइट भी थी, इसलिए हम सुंदर आकाश और गिरती हुई बर्फ को देखते हुए सो सकते थे। तीसरी रात, आधी रात के कुछ समय बाद, मैं एक आवाज से जागा। हवा और बर्फ के कारण यह लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। पहली चीज जो मैंने नोटिस की वह थी तूफान। जब से मैं सोया था तब से बर्फ काफी तेज हो गई थी और बाहर का परिदृश्य अब अधिक बर्फीले तूफान जैसा दिख रहा था। फिर मैंने उस आवाज पर ध्यान केंद्रित किया और समझा कि यह अलग क्यों लग रही थी। यह किसी इंसान द्वारा बनाई गई लग रही थी, लगभग मशीन जैसी, उन प्राकृतिक ध्वनियों से अलग जो आप आमतौर पर जंगल में सुनने की उम्मीद करेंगे। मैं बिस्तर से चुपचाप बाहर निकला, राधिका को जगाने की कोशिश की बिना, और कमरे में चला गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा और जो कुछ देखा उसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक बर्फीली झील पर धीरे धीरे चल रही एक मोटो बाइक। मैं जानता हूं कि यह बहुत असामान्य नहीं है। लोग जमी हुई झीलों पर मोटरबाइक चलाते हैं, लेकिन यह समय देखकर मैं हैरान था। बर्फ भारी मात्रा में गिर रही थी, इसलिए दृश्यता अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं सिलहूट को स्पष्ट रूप से देख सकता था। चालक सावधानी से आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे बर्फ की मोटाई पर संदेह हो। फिर वह पूरी तरह से रुक गया। मैं देखता रहा जब वह व्यक्ति मोटरबाइक से उतरा और हाथ हिलाने लगा, जैसे वह बहुत बुरी तरह से मदद मांग रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वह चिल्ला रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा था। मेरे डर के लिए मैंने महसूस किया कि वह हमारी ओर देख रहा था। उसे कैसे पता चला कि हम वहां थे? यह असंभव था। वैसे भी ऐसा लग रहा था कि उसे मदद की जरूरत है, इसलिए मैंने राधिका को जगाया और उसे बताया कि क्या हो रहा है। फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने, नीचे गया और बरामदे से बाहर आया। भयंकर ठंड थी, भले ही मैंने कई परतें पहनी हुई थीं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला,
मैं चौंक गया। बर्फ पर खड़ी वह एक महिला थी। मैंने इसे इसलिए पहचाना क्योंकि जैसे ही उसने मुझे देखा, वह मदद के लिए चिल्लाने लगी, भगवान का शुक्र है, यहां कोई है। वह लगातार दोहराती रही कि उसका छोटा बेटा बर्फीले तूफान में खो गया था। वह रो रही थी, लगभग पागलपन की स्थिति में थी। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं मदद करूंगा। अगर वहां कहीं बर्फीली आंधी में एक बच्चा अकेला था, तो वह जिंदा नहीं बचता। मैंने अपने जूते कस कर बांधे और झील की ओर बढ़ा। राधिका से घर के अंदर रहने के लिए कहा। जैसे जैसे मैं उस महिला के करीब गया, मैंने उसकी उपस्थिति के बारे में अधिक विवरण देखना शुरू किया। वह मोटे फर वाले कोट में अच्छी तरह लिपटी हुई थी और उसके बाल एक कसी हुई छोटी में बंधे हुए थे। बर्फ पूरी तरह जमी हुई थी। किसी के उसमें गिरने की कोई संभावना नहीं थी। यह सोचकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि वह बच्चा डूबा नहीं हो सकता था। जब मैं और करीब पहुंचा, तो उसने कहना शुरू किया कि लड़का घर से भाग गया था और वह उसकी तलाश कर रही थी। यह सुनकर मैं थोड़ा झिझक गया। मुझे उम्मीद थी कि वह कुछ ऐसा कहेगी। वह मोटर बाइक से गिर गया और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह कितना हास्यास्पद था। कोई अपने ही बच्चे को मोटर बाइक से गिरते हुए कैसे नहीं देख सकता। एड्रेनालिन की वजह से मेरा दिमाग शायद सही से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय तक मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। मैं उससे और सवाल पूछने ही वाला था कि तभी उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे सचमुच जमी हुई बर्फ की तरह ठंडा कर दिया। क्या तुम्हारे पास अब भी वे माचिस की तीलियां हैं? मैंने देखा कि वह मुस्कुरा रही थी। एक पल के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर सब कुछ अचानक साफ हो गया। माचिस, पहले दिन मिला पैकेज, वह नोट, यह सब उसी ने हमारे लिए छोड़ा था। यह मेजबान नहीं था। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपने कोट के अंदर से एक बंदूक निकाल ली। उसने मेरी जेब टटोलकर मेरा बटुआ और फोन मांगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने उसे सौंप दिया। 30 सेकंड के भीतर सब कुछ खत्म हो गया था। बिना कुछ कहे वह मोटर बाइक पर चढ़ी और बर्फीले तूफान में गायब हो गई। जैसे ही वह नजरों से ओझल हुई, मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ता हुआ घर वापस गया और चिल्लाया कि राधिका पुलिस को बुलाए। जब मैं अंदर पहुंचा और दरवाजे बंद किए, तब तक वह पहले ही फोन पर थी। मैं बेचैनी से कमरे में इधर उधर चक्कर काटता रहा, खिड़की से बाहर देखता रहा, यह सोचते हुए कि शायद वह मोटर बाइक वापस आ जाएगी। करीब 1 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक ताजी गिरी हुई बर्फ ने उस महिला के किसी भी निशान को पूरी तरह से मिटा दिया था। राधिका पूरी तरह से घबराई हुई थी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा गुस्से में था। मैं यहां शांति पाने आया था। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि शायद कुछ सुराग मिल जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसने अपनी मोटर बाइक को झील तक कैसे पहुंचाया होगा। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि पुलिस को कम से कम कहीं उसका वाहन मिल जाएगा। लेकिन मैं गलत था। पुलिस ने इलाके की अच्छी तरह से तलाश की और झील के दूसरी तरफ एक पुरानी नाव की रैंप खोजी। उनकी सबसे अच्छी संभावना यही थी कि वह वहीं से आई थी। मैं गुस्से में था और उनसे खोज जारी रखने की जिद कर रहा था, लेकिन उन्होंने वही कहा जो मुझे पहले से पता था। वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। भले ही उसने वहां कुछ छोड़ा हो, इतनी भारी बर्फबारी में कुछ भी ढूंढना असंभव था। राधिका की मदद से मैंने अपने फोन को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह ऑफलाइन हो चुका था। इस पूरी घटना में केवल एक अच्छी बात यह थी कि एयरबीएनबी के मेजबान ने हमारी पूरी यात्रा का पैसा वापस कर दिया। वह फोन पर ईमानदार लग रहा था और उसने पुष्टि की कि उसे किसी भी स्वागत पैकेज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे इस पूरी स्थिति में कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह महिला कैसे जानती थी कि हम वहां ठहरने वाले थे? और सिर्फ एक साधारण लूटपाट के लिए उसने इतनी मेहनत क्यों की? मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि कहीं एयरबीएनबी का मेजबान ही इसमें शामिल तो नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने घटना की रिपोर्ट एयरबीएनबी को दी, लेकिन वे उतने ही बेकार साबित हुए जितनी कि मुझे उम्मीद थी, यानी बिल्कुल भी मददगार नहीं।
मैं हमेशा थोड़ा सा संदिग्ध स्वभाव का रहा हूं, लेकिन इस घटना के बाद काफी समय तक मुझे यह अजीब ख्याल आता रहा कि शायद इसमें मेरी पूर्व पत्नी का कोई हाथ हो। अब जब मैं इस बारे में लिख रहा हूं, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं उसकी मूर्खतापूर्ण हंसी की कल्पना कर सकता हूं, जैसे वह मुझ पर हंस रही हो। अब मैंने इस संभावना को स्वीकार कर लिया है कि यह सच हो सकता है, लेकिन फिर भी यह सब बिना किसी कारण के क्यों हुआ? आज तक मुझे नहीं पता कि कोई सिर्फ एक बटुए और फोन के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा, जब तक कि वह कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति न हो, जिसे इससे कोई बीमार खुशी मिलती हो। मेरे परिवार के पास उत्तरी कैलिफोर्निया में एक झील के किनारे एक घर है, जहां हम साल में कुछ हफ्तों के लिए गर्मियों के चरम समय में जाते हैं। ये 2 मंजिला घर है, जिसमें एक अटारी भी है। जब मेरी छोटी बहन और मैं छोटे थे, तो हम अक्सर अटारी में जाते और सोने की थैलियों के साथ वहां कैंपिंग करने का नाटक करते। हम अपना छोटा पालतू कुत्ता भी अपने साथ ले जाते थे। अटारी में एक छोटी खिड़की थी, जिससे हम नीचे झील को देख सकते थे। हमें हमेशा वहां लोगों को देखना मजेदार लगता था। किशोरावस्था में पहुंचते ही हम दोनों के लिए अटारी में एक साथ आराम से बैठना मुश्किल हो गया, जिससे हमारे सोने की थैली वाली मस्ती खत्म हो गई। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो यह थोड़ा उदास कर देने वाला लगता है, लेकिन हर किसी को किसी न किसी दिन बड़ा होना ही पड़ता है। मृत्यु हो गई तो मेरे माता पिता को उनके बचे हुए फर्नीचर विरासत में मिले। हमने बड़े टुकड़ों को घर में फिट कर लिया, लेकिन अटारी में छोटी छोटी वस्तुएं रख दी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में चली आ रही थीं। मेरे माता पिता उनमें से किसी को भी फेंकने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे हमारे दादा दादी की अंतिम निशानियां थीं। उनकी चीजों को अटारी में रखना हमारे लिए बिटर स्वीट, मिश्रित भावनाओं वाला अनुभव था। दुखद, लेकिन साथ ही सुकून देने वाला भी, यह जानकर कि उनके प्रिय स्मृतियों के टुकड़े अब भी हमारे साथ थे, मानो वे हमें देख रहे हों। मेरे लिए यह मेरी बचपन की समाप्ति जैसा था, और मुझे यकीन है कि मेरी बहन भी इससे सहमत होगी। समय के साथ हमारे परिवार के लिए झील के घर पर जाना मुश्किल होता गया, क्योंकि मेरे पढ़ाई में व्यस्त होने और मेरे माता पिता के काम के कारण समय निकालना कठिन हो गया। हम अधिकतम एक हफ्ते की पारिवारिक यात्रा के लिए जा सकते थे, लेकिन उससे अधिक नहीं। मेरे माता पिता घर को किराए पर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि किराएदार उनकी विरासत की वस्तुओं को तोड़ देंगे या चुरा लेंगे। इसलिए साल के ज्यादातर समय घर खाली पड़ा रहता था। केवल मेरे माता पिता द्वारा नियुक्त माली उसकी देखभाल करते थे। लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने एक बुजुर्ग पूर्व सैनिक से मुलाकात की, जो प्राचीन वस्तुओं की मरम्मत का काम करता था। मेरे माता पिता ने 1 साल का किराएदारी अनुबंध उस व्यक्ति के साथ कर लिया, यह विश्वास करते हुए कि वह घर का नुकसान नहीं करेगा। वह एक छोटा, अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति था, जिसके सफेद बाल थे और एक गंदी, तैलीय दाढ़ी थी। उसकी खुरदरी आवाज और असामान्य हाव भाव हमें शुरू से ही अजीब लगे, लेकिन मेरे पिता उसके साथ एक खास रिश्ता महसूस करते थे, क्योंकि वे दोनों सेना में रह चुके थे। मेरे पिता ने हमें आश्वस्त किया कि हम कभी नहीं समझ सकते कि अपने देश के लिए जान जोखिम में डालना कैसा होता है, और ऐसे लोगों को रहने के लिए एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए। हम उनके फैसले को बदल नहीं सकते थे, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह आदमी मुझे डरा देता था। इसके अलावा हम इस बात से नाराज थे कि हमारे पिता ने उसे घर किराए पर दे दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि हम गर्मियों में झील पर नहीं जा सकते थे। लेकिन चूंकि हमारे माता पिता को कॉलेज की फीस चुकाने के लिए अतिरिक्त पैसे की जरूरत थी, मेरी बहन और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि हमारे माता पिता को विश्वास था कि वह घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर भी वे माली की मदद से समय समय पर उसकी स्थिति की जांच करते रहते थे। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि वह कहीं गिर न गया हो या किसी ऐसी समस्या में न फंस गया हो जिसका किसी को पता न चले।
ये अप्रत्यक्ष जांच पड़ताल हमारे लिए एक सही समाधान थी। हम उसकी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे रहे थे, लेकिन हमें मानसिक शांति भी मिल रही थी। आपको यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वह आदमी वैसे भी बहुत कम किराया दे रहा था। आखिरकार एक चिड़चिड़ा बूढ़ा व्यक्ति जो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में था, उसे कुछ पूछताछ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वह खुद से झील के घर की ठीक से देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए कम से कम उसका किराया घर की रखरखाव लागत को कवर कर रहा था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक लगता था, लेकिन फिर अचानक चीज़ें बदल गईं जब मालियों ने मेरी माँ को उसके अजीब व्यवहार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब वे पड़ोस के घरों के बगीचों की देखभाल कर रहे होते तो अक्सर देखते कि वह आदमी बरामदे में अजीब मुद्रा में बैठकर झील में खेलते हुए बच्चों को घूरता रहता था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने उसे और भी अजीब हरकतें करते देखा था, लेकिन मैं उन्हें यहाँ दोहराने में सहज महसूस नहीं करता। मेरी माँ, जो हमेशा एक अद्भुत महिला रही है, इस विचार से भयभीत हो गई कि कोई अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति हमारे झील के घर में रहकर बच्चों को देख रहा था। महीनों तक उन्होंने मेरे पिता से इस बारे में शिकायत की, जब तक कि उन्होंने और सुनने से इनकार नहीं कर दिया। मुझे अभी भी याद है कि मेरी माँ गुस्से में चिल्ला रही थी कि हमारे घर में किसी संभावित अपराधी को रहने देने की अनुमति देना कितना गैर जिम्मेदाराना था। आखिरकार मेरे पिता ने तब हार मान ली जब किराए की अवधि समाप्त हो गई। चूंकि वह उसके सैन्य अतीत का सम्मान करते थे, उन्होंने उसे विनम्रता से बाहर निकालने की कोशिश की। मेरे पिता ने झूठ बोला, यह कहते हुए कि वे घर में नवीनीकरण करने की योजना बना रहे थे, जिससे कुछ महीनों तक वहां बिजली या पानी की आपूर्ति नहीं होगी। वह आदमी ज्यादा विरोध किए बिना चला गया। यह ऐसा नहीं था कि मेरे माता पिता ने उससे बहुत अधिक पैसा कमाया था। उन्होंने मान लिया कि उसे कहीं और रहने की जगह आसानी से मिल जाएगी। मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा कि उसे इतनी चिंता करना बंद कर देना चाहिए। वह चाहती थी कि वह जितनी जल्दी हो सके चला जाए। इसलिए हमने माली को थोड़ा अधिक भुगतान किया ताकि वे उसके सामान ले जाने में उसकी मदद कर सके। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं भी उसे जाते हुए देखकर खुश था। यह हमेशा अजीब लगता था कि इतना अजीब आदमी हमारे घर तक बिना रोक टोक पहुंच सकता था। करीब 1 साल बाद मेरी छोटी बहन ने कॉलेज से स्नातक किया, इसलिए मेरे माता पिता ने इस अवसर का लाभ उठाया, छुट्टी ली और हमें झील वाले घर में गर्मी की छुट्टी पर ले गए। मेरे माता पिता ने हाल ही में एक ब्लैक लैब्राडोर अपनाया था, जिसका नाम बियर था, जिसे मेरी बहन ने अभी तक नहीं देखा था, इसलिए वह विशेष रूप से उत्साहित थी। मैं गैर जरूरी विवरण छोड़ दूंगा, लेकिन जब हम आखिरकार घर पहुंचे तो सूरज डूबने ही वाला था। हमने फैसला किया कि जब हम शहर में रात का खाना खाने जाएंगे तो बियर को घर के अंदर ही छोड़ देंगे। घर में राशन नहीं था, इसलिए हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जाने से पहले मैंने देखा कि बियर अजीब व्यवहार कर रहा था। उसके कान खड़े थे और वह बार बार इधर उधर घूम रहा था, जैसे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। मुझे लगा कि वह सिर्फ लंबी यात्रा से थक गया था और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम ज्यादा देर बाहर नहीं रहे, बस इतना ही कि खाना खा सकें और गर्मी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन जैसे ही हम वापस घर में दाखिल हुए, कुछ गलत लगा, बहुत गलत। कुछ कहने से पहले ही मेरी नजर बियर पर पड़ी। वह सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ था, तेज तेज सांसें ले रहा था। मेरी बहन जोर से चिल्लाई और तभी मुझे एहसास हुआ कि उसके नीचे की जमीन पर खून के धब्बे थे। मेरी मां ने तुरंत फोन उठाया, संभवतः 911 को कॉल करने के लिए। बिना कुछ कहे मेरे पिता सीधे रसोई में गए और चाकू उठा लिया। मैंने भी वही किया और हम दोनों घर में घुसपैठिए को खोजने के लिए निकल पड़े। ऊपर पहुंचते ही मेरे पिता अचानक रुक गए और मुझे रुकने का इशारा किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर मैंने देखा कि वह अटारी सॉटिक की ओर देख रहे थे। अटारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, पूरा नहीं, बस इतना कि हम अंदर से टॉर्च की हल्की चमक देख सकें। मैं यह स्वीकार करने में शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं डर के मारे जम गया था।
अगर मेरे पिता वहां न होते तो मुझे नहीं पता कि क्या होता। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीढ़ी को पकड़ा और तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। मैंने उनका पीछा नहीं किया। मैं बहुत डर गया था। मैं बस ध्यान से सुनता रहा। मुझे उम्मीद थी कि कोई संघर्ष या शोर होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ सेकंड बाद मेरे पिता शांत भाव से नीचे उतर आए। उन्होंने धीरे से मुझसे कहा कि अटारी में रहने वाला आदमी हमारा पुराना किराएदार था। मैं देख सकता था कि मेरे पिता को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। जब मेरी मां को यह पता चला तो वह सीढ़ियों की ओर दौड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे पिता उसे छोड़ देना चाहते थे, लेकिन मेरी मां ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। खैर, वह पहले ही पुलिस को फोन कर चुकी थी। जब पुलिस आई तो उन्होंने अटारी से आदमी को बाहर निकाला। वह बेहद बुरी हालत में लग रहा था। मुझे साफ दिखा कि मेरे पिता को उस पर दया आ रही थी, लेकिन जब पुलिस को उसके पास हमारे घर की चाबी मिली तो मेरी माँ का गुस्सा भड़क उठा। मेरे पिता ने वादा किया था कि उन्होंने ताले बदलवा दिए थे। सौभाग्य से बियर बच गया, हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था। जितना बुरा उस आदमी ने किया था, मेरे पिता ने उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। मेरी माँ और बहन ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। यह मेरे माता पिता के बीच अब तक की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। मैं कभी नहीं समझ पाया कि मेरे पिता किसी ऐसे आदमी के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रखते थे जिसने हमारे कुत्ते को चाकू मार दिया था। यह घटना करीब 1 साल पहले हुई थी और तब से हम फिर कभी झील वाले घर नहीं गए। मुझे यह स्वीकार करने में नफरत होती है, लेकिन इस अनुभव ने मेरे बचपन की उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं नहीं कह सकता कि मैं वहां जल्द ही वापस जाना चाहता हूं। यह पिछली गर्मियों में हुआ था। मेरी उम्र 20 साल थी। मेरा नाम अर्जुन है। मेरा दोस्त रोहन एक बहुत अमीर परिवार से है। उसके पिता भारत सरकार के लिए काम करने वाले एक बौद्धिक संपदा वकील हैं, या कुछ ऐसा ही। उनके पास पूरे देश में कई संपत्तियां हैं और यहां तक कि कुछ विदेशी संपत्तियां भी हैं। यही वह स्तर की संपत्ति है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। इनमें से एक घर एक झील के किनारे स्थित है, जो काफी बड़ी लेकिन बेहद सुनसान है। झील इतनी विशाल नहीं है कि हम दूसरी तरफ के घर न देख सकें, लेकिन इसे तैरकर पार करना बहुत थका देने वाला होगा। रोहन के माता पिता कभी आसपास नहीं रहते थे, इसलिए उसके पास घर तक असीमित पहुंच थी और वह अक्सर दोस्तों को बुलाता था, बिल्कुल अनुमति के साथ। झील के पास होने से आपको अजेय महसूस होता है। यह समुद्र तट की तुलना में एक अलग एहसास देता है, निश्चित रूप से। मैं इसे ठीक से समझा नहीं सकता, लेकिन इसमें एक खास तरह की विशिष्टता का एहसास होता है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं इतना सफल हो जाऊं कि ऐसा घर खरीद सकूं। जैसा कि मैंने कहा, यह झील बहुत सुनसान है। इसके किनारे बड़ी और आलीशान हवेलियों से घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर आमतौर पर खाली और अंधेरे में डूबी रहती हैं। कई लोग इन्हें केवल छुट्टियों में उपयोग के लिए रखते हैं। यह सोचकर थोड़ा दुख होता है, लेकिन एक फायदा यह भी था। रोहन वहां सबसे जबरदस्त पार्टियां करता था, क्योंकि आसपास पड़ोसी नहीं होते थे जो पुलिस को बुला सकें। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हम दोनों बस एक शांत रात बिता रहे थे। मैं ज्यादा विवरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने 3 साल पुराने रिश्ते को हाल ही में खत्म किया था और मुझे एक दोस्त के साथ समय बिताने की सख्त जरूरत थी। हम घाट पर बैठकर बियर पी रहे थे जब मैंने झील के दूसरी ओर एक टिमटिमाती रोशनी देखी। मुझे सही समय याद नहीं है। शुरुआत में मुझे लगा कि यह बस सूरज की रोशनी किसी चीज पर परावर्तित हो रही होगी और सही कोण पर मेरी आंखों में आ रही होगी। लेकिन जब मैंने अपनी स्थिति बदली, तब भी रोशनी वहीं थी। वह टिमटिमा रही थी, जैसे कोई टॉर्च को बार बार ऑन और ऑफ कर रहा हो। मैंने रोहन को बताया और हम दोनों इसे ध्यान से देखने लगे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह क्या हो सकता है। कुछ समय बाद हमें एहसास हुआ कि यह चमक रैंडम नहीं थी। इसमें एक पैटर्न था। 3 छोटी चमकें, 3 लंबी और फिर 3 छोटी।
शायद मैं मूर्ख था जो इसे तुरंत नहीं समझ पाया, लेकिन रोहन ने उंगलियां चटकाईं और कहा कि यह मोर्स कोड था। मैंने उसे पागल समझते हुए पूछा कि उसे मोर्स कोड कब सीखने का समय मिला। उसने कहा कि वह वास्तव में नहीं जानता, लेकिन उसने इस विशेष पैटर्न को पहचान लिया था, SOS। मैंने इसे बकवास कहा और अपना फोन निकालकर जांचने लगा, लेकिन मेरी हैरानी की बात यह थी कि वह सही था। शायद यह मेरी गलती थी कि मुझे यह पहले से नहीं पता था, लेकिन मैंने कभी इतनी रहस्यमयी चीजें सीखने में दिलचस्पी नहीं ली थी। वह रोशनी लगभग 1 मिनट तक टिमटिमाती रही, फिर अचानक बंद हो गई। हम दोनों इसे लगातार घूरते रहे। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि क्या सोचना चाहिए। ये एक मजाक हो सकता था, लेकिन यह भी संभव था कि कोई सच में खतरे में हो। रोहन ने तुरंत पुलिस को बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन मैंने उसे याद दिलाया कि हमने शराब पी रखी थी और अभी भी हम कानूनी रूप से बालिग नहीं थे। वास्तव में उस समय मैं एक ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस के मामले का सामना कर रहा था, इसलिए पुलिस से फिर से टकराव मेरी लिस्ट में सबसे नीचे था। रोहन को मेरी बात पसंद नहीं आई और वह स्पष्ट रूप से इस बारे में असमंजस में था। हम दोनों को कोई तार्किक व्याख्या नहीं सूझ रही थी, सिवाय इसके कि यह कोई अपहरण या इसी तरह की कोई स्थिति हो सकती है। यह संभव था कि कोई गिर गया हो और मदद की जरूरत हो, लेकिन यह ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि वह व्यक्ति सीधा पुलिस को फोन कर सकता था। हम हमेशा से साहसी और लापरवाह रहे हैं, इसलिए हमने खुद ही जांच करने का फैसला किया। अगर यह मामला वास्तव में गंभीर होता तो हम पुलिस को बुला सकते थे। हम घर के अंदर गए। रोहन के भाई के कमरे में बहुत सारी फोल्डिंग चाकू पड़ी थीं। वह थोड़ा अजीब लड़का था, इसलिए हमने सुरक्षा के लिए उनमें से कुछ उठा लिए। रोहन ने कहा कि वह गाड़ी चला सकता है और हमें उस घर तक जाना चाहिए, लेकिन मैंने असहमति जताई, जो कि मेरी स्थिति को देखते हुए एक समझदारी भरा फैसला था। उसने मेरी समस्या पर मजाक उड़ाया और मैं हंस पड़ा। अगर हम गाड़ी नहीं चला सकते थे तो बस एक ही विकल्प बचा था। हम दोनों पीछे के यार्ड में गए और रोहन के पिता की कयाक को पानी में धकेल दिया। शुरुआत में हम इस पूरे एडवेंचर का मजा ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम झील के बीच में पहुंचे, हम दोनों चुप होते गए। शायद हमें एहसास होने लगा कि यह एक बेवकूफ़ी भरा विचार था, लेकिन कोई भी पहले रुकने की पहल नहीं करना चाहता था। सूरज लगभग डूब चुका था और दृश्यता कम हो रही थी। यह पूरी तरह से अंधेरा नहीं था क्योंकि कुछ झील वाले घरों से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, लेकिन माहौल अभी भी भयावह था। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, वह घर दिखाई देने लगा। यह भी अन्य घरों की तरह बड़ा था, लेकिन साफ तौर पर परित्यक्त लग रहा था। सबसे पहले इसका घाट पियर पूरी तरह जर्जर था। आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। लाइट्स की झपकियां भी बंद हो गई थीं, जो कि एक बहुत बुरा संकेत था। हमने कयाक को घाट से बांधने की योजना बनाई थी, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि वह अस्थिर लग रहा था। सौभाग्य से पिछला आंगन पानी से बहुत ऊपर नहीं था, इसलिए हमने कयाक को किनारे पर खींच लिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पत्थरों पर फिसल न जाए। एड्रेनालिन तेजी से बढ़ने लगा। यह साफ दिख रहा था कि रोहन भी वैसा ही महसूस कर रहा था। हमने घर की ओर देखा। हमें पता था कि रोशनी दूसरी मंजिल से आ रही थी। रोहन घबराने लगा और जोर देकर कहने लगा कि हमें तुरंत वहां से निकलकर पुलिस को बुलाना चाहिए। मैंने उसे याद दिलाया कि हमें ऐसा करने के लिए पूरे झील के पार उसके घर तक वापस पैडल मारना होगा, क्योंकि झील में मोबाइल सिग्नल नहीं था और हमें वाईफाई की जरूरत पड़ती। मैंने उसे यह भी याद दिलाया कि हमने पहले भी अनगिनत परित्यक्त इमारतों की खोजबीन की थी और यह कुछ अलग नहीं था। उसे यह दलील पसंद नहीं आई, लेकिन उसने सहमति जताई। यकीन मानो, मुझे पता है कि यह कितना मूर्खतापूर्ण था। जिन लोगों को मैंने यह कहानी सुनाई है, वे सब इससे सहमत हैं, लेकिन मैं कभी भी अच्छे फैसले लेने वाला नहीं था और रोहन भी नहीं। हम मुख्य दरवाजे तक नहीं गए। यह आत्महत्या जैसा होता। इसके बजाय हमने घर के चारों ओर घूमकर एक खुली खिड़की ढूंढ ली। हम दोनों चुपचाप अंदर घुस गए। घर पूरी तरह खाली था। न केवल छोड़ दिया गया था,
बल्कि पूरी तरह वीरान था। कोई फर्नीचर नहीं, कोई संकेत नहीं कि कभी कोई वहां रहा हो। फर्श और दीवारें पूरी तरह नंगी थीं। हम सावधानी से कमरे दर कमरे चलते रहे, सीढ़ियां खोजते हुए। वहां कोई नहीं था और सारे कमरे पहले जितने खाली थे। अंततः हमें सीढ़ियां मिल गईं और हमने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। मैंने ध्यान से उस खिड़की का स्थान याद कर लिया था जिससे बाहर निकल सकते थे। हम एक गलियारे से होकर उस कमरे की ओर बढ़े जहां से रोशनी आ रही थी। मैंने अपना कान दरवाजे से लगाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैंने रोहन की ओर देखा। उसने सिर हिलाया और मैंने सावधानी से दरवाजे को धक्का दिया। कमरा पूरी तरह खाली था, बस एक चीज को छोड़कर, खिड़की के पास। मैं धीरे धीरे वहां गया और देखा कि वह क्या था। एक पुराना प्रोजेक्टर खिड़की की ओर मुड़ा हुआ। मेरे दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बज गई। यह एक जाल था। किसी ने इसे जानबूझकर सेट किया था। रोहन ने भी शायद यही महसूस किया, क्योंकि अचानक मैंने सुना कि वह दौड़ते हुए उसी रास्ते से वापस जाने लगा जिससे हम आए थे। बिना कोई परवाह किए कि आवाज हो रही थी, बिना कुछ सोचे समझे मैं भी उसके पीछे भागा। जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे भागे, मैंने एक दरवाजे की आवाज सुनी। शायद किसी अलमारी का दरवाजा जो ऊपर के कमरे में तेजी से खुला था। फिर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। हम पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए उस खिड़की तक पहुंचे जिससे हम अंदर आए थे। रोहन पहले कूदा और मैं उसके ठीक पीछे था। जैसे ही मैं खिड़की से बाहर निकला, मैंने फिर से वे कदमों की आवाज सुनी जो तेजी से सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, बस भागता रहा जब तक कि रोहन तक नहीं पहुंच गया, जो पहले से ही झील के किनारे था। तभी मैंने उसे गुस्से में बड़बड़ाते सुना और तुरंत समझ गया कि क्यों। कयाक गायब था। मैंने मुड़कर देखा और घर के कोने से एक व्यक्ति हमारी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। मैं मुश्किल से अपनी आंखों पर यकीन कर पा रहा था। वह बहुत तेज था। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख सका, लेकिन वह बड़ा था, निश्चित रूप से एक वयस्क। मैंने अपना चाकू निकाला, खुद को बचाने के लिए तैयार। मैंने सोचा कि रोहन भी ऐसा ही करेगा, लेकिन इसके बजाय वह सीधे झील में कूद गया, जूते, स्वेटर, सब कुछ पहने हुए। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, बस उसका पीछा किया। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने जितनी तेजी से संभव हो सकता था तैरा, अपने हाथों और पैरों की जलन को नजरअंदाज करते हुए। हम रोहन के घर की रोशनी की ओर तैरते रहे, जो मीलों दूर लग रही थी। वह सफर कभी खत्म न होने वाला लग रहा था, लेकिन एड्रेनालिन के सहारे हम किसी तरह वहां तक पहुंच गए। जब आखिरकार हमने खुद को रोहन के घाट पर खींचा, तो मुझे लगा कि मुझे हाइपोथर्मिया हो गया है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी ठंड महसूस नहीं की थी। हम घर के अंदर भागे, सभी दरवाजे बंद किए और पुलिस को फोन किया। उन्हें वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा, जो हास्यास्पद था। जब वे आखिरकार आए, तो वे सीधे झील के दूसरी तरफ जांच करने चले गए। वे कुछ देर वहां रहे, लेकिन जब वे लौटे तो उन्होंने वही कहा जिसकी मुझे उम्मीद थी, कि वहां कोई नहीं था। उन्होंने पुष्टि की कि वह घर वर्षों से वीरान पड़ा था। कोई हाल की गतिविधि का संकेत नहीं था। कोई पैरों के निशान नहीं, कोई उपकरण नहीं, कोई व्यक्तिगत सामान नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक खाली घर। वे हमसे खुश नहीं थे और हमें यह कहते हुए डांटा कि तुम लोगों ने पहले ही पुलिस क्यों नहीं बुलाई। रोहन के माता पिता और भी ज्यादा गुस्से में थे जब उन्हें पता चला। कहने की जरूरत नहीं, मुझे उसके बाद झील पर वापस आने का कोई न्योता नहीं मिला। रोहन ने मुझे बताया कि उसके माता पिता शहर पर मुकदमा करने की धमकी दे रहे थे कि उन्होंने ऐसा होने दिया, और पुलिस पर भी, क्योंकि उन्होंने गहराई से जांच करने से इनकार कर दिया था। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे आज तक नहीं पता कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। मुझे नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन था, उसने वह जाल क्यों बिछाया था, या अगर हम नहीं भागते तो वह हमारे साथ क्या करता। और ईमानदारी से मैं जानना भी नहीं चाहता। मेरे ज़्यादातर दोस्त इस बात से सहमत हैं कि यह एक जाल था, और मानते हैं कि जिसने भी इसे बनाया था उसने आखिरी क्षण में इसे छोड़ दिया। मैं सच में नहीं सोचना चाहता कि अगर उन्होंने
अपने प्लान को पूरा कर लिया होता